Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is ecology and I am your course instructor Sehri Shumar. आज हमने बेसिकली अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स। आप जानते हैं कि हमने लिमिटिंग फैक्टर्स को स्टार्ट किया था, हमने उसमें जो है डिटेल डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, और उसके अलावा हमने कुछ एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया था जो कि लिमिटिंग फैक्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और उसमें हमने जो सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट किया था दैट वाज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। टेम्परेचर की हमने रेंज देखी थी, उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रेंज हमने चेक की थी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की। और उसके बाद हम लोगों ने कैटेगराइज़ किया था एनिमल्स को कि कुछ जो है वो पिक्यूलियर थर्म्स होते हैं मतलब, और कुछ जो हैं वो होमियो थर्म्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड मतलब कैटेगरीज़ में एनिमल्स को डिवाइड किया था। आज हमने जो देखना है दैट इज़ अबाउट द अफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कि हमने अफेक्ट्स चेक करने हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पर, उनके इंटरनल बॉडी पर, मॉर्फोलॉजी पर क्या असर पड़ रहा होता है टेम्परेचर के जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का, उसको हम चेक करते हैं आज। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ अबाउट टेम्परेचर एंड सेल। ठीक है, कि टेम्परेचर का सेल की जो है ऑर्गेनेलीज़ पर, सब सेलुलर स्ट्रक्चर पर और सेल के कंपोनेंट्स पर क्या असर पड़ता है। आपको पता है सेल जो है प्लांट का हो या फिर एनिमल का, उसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लांट्स के अंदर एक एक्सेप्शन होती है कि उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो इसका मतलब है सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल का हो या प्लांट का हो, और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दरमियान में न्यूक्लियस होता है इन केस ऑफ एनिमल्स, और इन केस ऑफ प्लांट्स जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। ठीक है, इसके अलावा उनके अंदर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, मीन्स उसके अंदर जो है राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, मुख्तलिफ तरह की उसके अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जिसके जो कि डिवीजन ऑफ लेबर का काम कर रही होती है। मतलब हर ऑर्गेनेली के पास अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, काम की तकसीम हुई होती है। तो इसका मतलब है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा उन ऑर्गेनेलीज़ के काम पर, उनकी फंक्शनिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा अपनी ऑप्टिमम लेवल से, उसमें क्या होगा कि उसकी जो प्रोटीन्स है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो उसमें आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर अबव मतलब हाई होगा, डिक्रीज से जो है वो अबव हाई हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट तक चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन्स कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हैं सेल के अंदर वो भी कंसनट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अफेक्ट हो जाएगा सेल के ऊपर, मतलब लीथल इफेक्ट शो करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ भी और डिक्रीज़ भी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि वो तमाम तरह के केमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म के तौर पर कंसीडर करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको पता है दो तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। मतलब जो है वो प्रोडक्ट्स बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं। तो इसका मतलब है दोनों तरह के मतलब बनना भी और टूटना भी मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। अब मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय वेरिड काइंड ऑफ इंजाइम्स। अब आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हो रहा है तो उसके अंदर वो जो इंजाइम्स हैं उसको रेगुलेट करें, उसको कैटेलाइज करें। जैसे हमारे पास केल्विन साइकिल है, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, हमारे पास रेस्पिरेशन है, ये फोटोसेंसिस है, मुख्तलिफ तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं मतलब रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ये प्लांट्स की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो हो रहे होते हैं, हम उसको ग्लाइकोलाइसिस के तौर पर कंसिडर कर ले तो आपको पता है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इंजाइम्स उनको कैटेलाइज करते हैं एक स्टेप को दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है जब इंजाइम्स उसको कैटेलाइज कर रहे हैं तो इंजाइम आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है सर्टन लिमिट से तो क्या होता है, ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज्ड इंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो जो टेम्परेचर है जैसे ही इंक्रीज़ हुआ इंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये एक हद तक होता है कि इंजाइम की एक्टिविटी जो है एक हद तक इंक्रीज़ होगी और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी एक हद तक इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कंटिन्यूसली मज़ीद इंक्रीज़ होता रहता है तो एक लेवल आएगा कि जो है वो जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल अगर कंसिडर करें तो आपको पता है लिवर के अंदर एक एंजाइम होता है आर्जिनेज। ठीक है, आर्जिनेज एक एंजाइम है लिवर में अंदर, वो क्या करता है यूरिया साइकिल को जो है वो कैटेलाइज कर रहा होता है। यूरिया साइकिल का जो फाइनल स्टेप होता है वो कैटेलाइज होता है आर्जिनेज के थ्रू। ठीक है, अब आर्जिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब इसने वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से रिमूव करने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली 17 to 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो ये अपनी इंजाइमेटिक एक्टिविटी को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है और मेटाबॉलिज्म मतलब जो यूरिया साइकिल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और मतलब नॉर्मल लेवल पर चल रहा होता है।
लेकिन 48 से जैसे ही अबव टेम्परेचर जाएगा तो वो एडवर्स इफेक्ट शो करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर, मतलब जो यूरिया साइकिल चल रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स उस पर शो होने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है एक रेंज है जहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन उससे अबव चला जाए तो फिर एडवर्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, दैट इज़ अबाउट द टेम्परेचर एंड रिप्रोडक्शन। अब आपको पता है रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर भी हो रही होती है, प्लांट्स के अंदर भी हो रही होती है, स्पोर्ट्स के ज़रिए से भी हो रही है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, द मैच्योरेशन ऑफ गोनेड्स, फीमेल और मेल गोनेड्स जो होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड लिबरेशन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? गैमीट्स के बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आपको पता है सेल जो है चाहे वो एनिमल का हो या फिर ह्यूमन का हो, वो अंडरगो जाता है, मियोसिस करता है और मियोसिस के थ्रू वो गैमीट्स बनाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, मतलब गोनेड्स का बनना, गैमीट्स का बनना, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हो गई कि गैमीट्स का बनना, और लिबरेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और ये एक ख़ास टेम्परेचर पर ये काम हो रहा होता है, विच वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशी, और वो स्पीशी से स्पीशी वेरी करता है, मतलब ह्यूमंस के लिए और है, एनिमल्स के लिए और टेम्परेचर रिक्वायर होता है। टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट द फेकेंडिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कि फेकेंडिटी कहते हैं कि नंबर ऑफ जो है वो जितने जो है वो प्रोड्यूस होंगे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है ऑर्गेनिज्म की, कितने जो है ऑर्गेनिज्म या यंग वन प्रोड्यूस होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? फेकेंडिटी। लेकिन इससे पहले अगर हम देख लें कि गोनेड्स या फिर जो गैमेटोजेनेसिस है उस पर कैसे ये टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा होता है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो ब्रीड करती हैं थ्रू आउट द ईयर, आपको पता है, और कुछ जो है वो विंटर में रिप्रोड्यूस कर रही होती हैं, कुछ समर में रिप्रोड्यूस कर रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर है, क्योंकि वो सीजनल चेंज आ रहा होता है टेम्परेचर में। हमारा जो विंटर में टेम्परेचर है वो कोल्ड होता है, इसी तरह समर का टेम्परेचर और है हमारा। तो इसी तरह अगर थ्रू आउट ईयर अगर वो रिप्रोड्यूस करें तो उनका टेम्परेचर जो है वो एवरेज होता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट हो रहा होता है। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीडिंग मतलब एक साल में 2 बार ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वो सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर की वजह से, सीज़न की वजह से उनके अंदर ये जो है अडॉप्टेशन मौजूद है। फेकेंडिटी की बात करें तो फेकेंडिटी मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है, कि टोटल नंबर ऑफ यंग वन वो कितने प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो फेकेंडिटी हमारे पास हो गई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। जैसे कि ग्रॉस हॉपर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो अगर हम उसको रियर करवाएं 32 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो 20 से 30 टाइम्स जो है वो ज़्यादा एग ले करेगा एज़ कम्पेयर टू 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कि अगर उसकी जो रिप्रोडक्शन है 22 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर पर हो रही है तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो कम होगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जाते हैं, तो जो ग्रास हॉपर है उसकी फेकेंडिटी रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब वो जो 20 से 30 टाइम्स उसके जो एग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एज़ कम्पेयर टू 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उनकी फेकेंडिटी की जो कैपेसिटी है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर एंड सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मतलब मेल और फीमेल रेशो कितनी है टेम्परेचर का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसको देखना है। इन सर्टेन एनिमल्स द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स रेशो ऑफ द स्पीशीज़, के जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत इफेक्ट डालता है सेक्स रेशो पर। जैसे कि कोपोड एक जो है वो क्रस्टेशियन है, फ्रेश वाटर जो है वो क्रस्टेशियन स्मॉल जो है एनिमल्स होते हैं, उनका जो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उनका जो मेल्स की सेक्स रेशो है वो बढ़ती जाती है, मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा मेल ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म की सेक्स रेशो पर। जैसे हमने कोपोड की एग्जांपल ले ली कि उनके अंदर जो मेल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर एंड सेक्स रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर एंड ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। टेम्परेचर एंड ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनिक कहते हैं कि ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू एडल्ट। ठीक है, कि ये एक पूरी डेवलपमेंटल की स्टेज है कि जिसमें जैसे ही एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं उससे जैसे ही एडल्ट बनता है उस तक की स्टेजेस को काउंट करना, ओरिजिनेशन देखना, उसकी डेवलपमेंट को देखना ऑर्गेनिज्म की, उसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनिक स्टडी। ठीक है, कि उसमें हम सारी चीज़ों को काउंट करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज कैसे हुई है, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला, आपको पता है ये स्टेजेस आती हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को भी काउंट करता है और उसके बाद बर्थ के बाद जितनी भी डेवलपमेंट ग्रोथ होती है उसको भी इसमें स्टडी किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। अब टेम्परेचर का ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है,
टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द स्पीड एंड सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेक्यूलियोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, पेक्यूलियोथर्मिक एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को वेरी करते हैं, उनको हम कहते हैं पेक्यूलियोथर्मिक, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, तो डेवलपमेंट जो है पेक्यूलियोथर्मिक एनिमल्स की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। इन जनरल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड लार्वी इज़ मोर रैपिड इन वार्म टेम्परेचर। आपको ये भी पता है कि जनरली हम जो है कोई भी एग्स हैं, जैसे कि आप हैन के एग अगर कंसिडर करते हैं, तो आपको पता है हैंस उसको इंक्यूबेट करती हैं। इंक्यूबेट मतलब उसको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखती हैं ताकि एग्स जो है वो हैच आउट हो जाए। तो इसका मतलब है किसी भी अगर हम जनरल कंसिडर करें तो एग्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वार्म टेम्परेचर रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जनरली हम यही कहेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, एग्स की डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम एग्जांपल देखें, ट्राउट फिश है एक, उनके एग्स की एग्जांपल देखें तो वो जो है डेवलप 4 टाइम्स फास्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस देन एट 5 डिग्री सेल्सियस, कि उनकी जो डेवलपमेंट है एग्स की वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है जब हम उसको 15 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं उसके एग्स को, एज़ कम्पेयर टू 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ सीड्स हैं और कुछ कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे भी हैं, वो सिर्फ उस कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं जब उनको कोल्ड इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाता है, मतलब उनको चिल्ड इन्वायरमेंट फ्राहम किया जाता है। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशंस हमारे पास मौजूद है। जनरली हम यही कहते हैं कि एग्स की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्स भी हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं, जैसे सीड्स की हमने प्लांट्स के सीड्स की एग्जांपल ली है, और कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं कि जिनके प्यूपा और उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो तभी हैच आउट होती हैं जब उनको चिल्ड टेम्परेचर मतलब कोल्ड टेम्परेचर उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टेम्परेचर एंड ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर एंड ग्रोथ। ठीक है, टेम्परेचर और ग्रोथ का क्या असर मतलब क्या रिलेशन है। द ग्रोथ रेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल द अडल्ट ट्राउट्स आपको पता है फ्रेश वाटर फिशेज हैं, डोंट फीड मच एंड डोंट ग्रो अंटिल द वाटर इज वार्मर देन 10 डिग्री सेल्सियस, कि वो तब तक जो है वो ग्रो नहीं करती, उनका जो साइज़ है वो लार्ज नहीं होता, और जब तक वो फीड नहीं करती तब तक जब तक उनका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए, वो तब तक ये अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट नहीं करती। जब तक नहीं स्टार्ट करेंगी जब तक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है टेम्परेचर और ग्रोथ का भी आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर एंड कलरेशन। कलरेशन आपको पता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, उनका हर एक का स्पेसिफिक कलर है। तो टेम्परेचर का कलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स मैनी एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स बियर डार्कर पिगमेंटेशन देन द रेसेस ऑफ सम स्पीशीज़ फाउंड इन कूल एंड ड्राई क्लाइमेट्स। ये तो आप जो है जनरली भी नोटिस करते होंगे कि कुछ ऐसे मैमल्स जो कि वार्मर एरियाज़ में रह रहे हैं, उनकी पिगमेंटेशन, उनका कलर जो है वो डार्कर होता है। जैसे हम अगर ह्यूमंस की एग्जांपल ले लें तो हम जो है गर्मी जहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है उन इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं उनकी पिगमेंटेशन डार्कर होती है, उनकी स्किन कलर डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर क्लाइमेट्स, के जो कोल्डर एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग रह रहे होते हैं उनका कलर ज़्यादा फेयर होता है। और क्योंकि उनके पास जो है वो क्लाइमेट ऐसा है, वो ड्राई और कूल क्लाइमेट में रह रहे हैं, उनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है उनके अंदर मेलानिन की जो प्रोडक्शन है, आपको पता है मेलानिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो बहुत जो है वो कम हो रही होती है, क्योंकि सन जो है वो डायरेक्टली उनको अफेक्ट नहीं कर रहा होता। उनके अंदर जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में ड्राई और कूल क्लाइमेट्स उनको जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये पिगमेंटेशन और कलरेशन जो है वो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं उनको भी अफेक्ट कर रही होती हैं, कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उनका कलर भी चेंज होता है। जैसे कि प्रॉन्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो वो क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसका जो कलर है वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कलर जो है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है प्रॉन्स वगैरह का। इसी तरह वॉकिंग स्टिक हमारे पास जो प्लांट है उसका कलर भी ब्राउन हो जाता है, जैसे ही ब्राउन या ब्लैक, जैसे ही टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो वॉकिंग स्टिक प्लांट जो होता है हमारे पास उसका कलर भी ब्लैक या ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डार्कर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेम्परेचर एंड कलरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी हमारे पास एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल होती है तो हम उसे एनाटॉमी कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, मतलब एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर की, एक्सटर्नल शेप की एनिमल्स की। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द एनिमल। ठीक है, कि साइज़ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं, एंड द रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, के मुख्तलिफ तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके साइज़ पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर भी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि जो हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज़ मतलब ऑर्गेनिज्म की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जैसे टेल है, ईयर्स हैं, लेग्स हैं मैमल्स की,
वो ऑफन अपीयर टू बी शॉर्टर इन कोल्डर क्लाइमेट्स, के कोल्डर क्लाइमेट्स में उनका जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, टेल, ईयर, लेग्स वगैरह, फिंगर्स और उनकी जो टोज़ वगैरह होती है वो शॉर्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट। ठीक है, वार्म क्लाइमेट में जो एनिमल्स हैं उनका जो साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज होता है। ठीक है, उनका और साइज़ में वो थोड़े बड़े होते हैं, जबकि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में कोल्डर क्लाइमेट में एनिमल्स रह रहे होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज़ भी स्मॉल होती हैं और जो साइज़ में भी थोड़े स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेम्परेचर और मॉर्फोलॉजी का। टेम्परेचर का जो है वो मॉर्फोलॉजी पर क्या असर पड़ा होता है उसको हमने डिस्कस किया, और टेम्परेचर का और कलरेशन का रिलेशनशिप चेक किया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, टेम्परेचर एंड साइक्लोमॉर्फोसिस। ठीक है, साइक्लोमॉर्फोसिस क्या होती है हमारे पास? साइक्लोमॉर्फोसिस को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक चेंज आता है या सीजनल चेंज आता है इन द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आपको फिनोटाइप भी पता है कि जो हमें एक्सटर्नल जो अपीयरेंस नज़र आ रही होती है ऑर्गेनिज्म की उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप में जो चेंज आएगा वो कौन सा चेंज? सीजनल चेंज या फिर साइक्लिक चेंज ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, सीज़न की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट की वजह से हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोमॉर्फोसिस। और ये साइक्लोमॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा सक्सेसिव बनाता है जनरेशंस को। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन सीजनल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड बॉडी फॉर्म इज मैनिफेस्टेड इन अ रिमार्केबल फिनोमेना टर्म्ड एज साइक्लोमॉर्फोसिस एग्जिबिटेड बाय सर्टन क्लैडोसेरेंस सच एज डेफनिया। ठीक है, डेफनिया हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, कंटिन्यूसली ये रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, और इसकी जो है तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि ये आसानी से हम इसको कैप्चर कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री में हम इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। डेफनिया को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये हमें बहुत ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर इसके अंदर नज़र आता है, और इसकी बॉडी फॉर्म जो है हमें इस तरह की नज़र आती है। ठीक है, इसकी बॉडी शेप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सी होती है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। ठीक है, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट सी बॉडी, और उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो भी हमें आसानी से नज़र आ रहा था, क्योंकि इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, और ना ही इसके अंदर ब्लड वेजल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, और ब्लड जो है ओपनली जो है वो टिश्यूज़ के अंदर फ्लो कर रहा होता है, जहाँ पर भी जो है स्पेस मिल रही है ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हमें जो स्ट्रक्चर इसके अंदर हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अब डेफनिया के अंदर साइक्लोमॉर्फोसिस का जो फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा अपीयरेंट होता है, बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि इसके अंदर एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है यहाँ पर। अब वो हेलमेट की जो डेवलपमेंट है, मतलब हेलमेट इसको फिनोटाइप के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। फिनोटाइप मतलब हमें जनरल अपीयरेंस जो नज़र आ रही है बॉडी की, साइक्लोमॉर्फोसिस उसे हम कहते हैं। तो अब हमें जो जनरल अपीयरेंस इसकी टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है कि हम देखते हैं जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो इसके हेलमेट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, कि जैसे ही स्प्रिंग आएगा, टेम्परेचर आपको पता है वहाँ पर नॉर्मल होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है स्प्रिंग का, सीज़न का, तो इनका जो हेलमेट का साइज़ होता है वो भी मैक्सिमाइज़ हो जाता है, मतलब मैक्सिमम साइज़ हो जाता है इनके हेलमेट का। इसी तरह जैसे विंटर मतलब कोल्ड टेम्परेचर आता है तो इनका जो हेलमेट है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिसअपेयर सा हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता। और जैसे ही आपको पता है बायंसी जो है हमारे वाटर के अंदर जो बायंसी होती है, जो मेंटेन कर रही होती है अपवर्ड थर्स्ट ऑर्गेनिज्म की, वो वाटर की रिड्यूस हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब है अगर बायंसी रिड्यूस हो गई है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद से स्विम कर सकें, आसानी से वो स्विम कर सके। तो उनके अंदर कैपेबिलिटी रखने के लिए इनके अंदर हेलमेट, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इनका हेलमेट बन जाता है, मैक्सिमम साइज़ तक आ जाता है, ताकि ये आसानी से अपनी बायंसी को मेंटेन कर सकें, फ्रेश वाटर के अंदर आसानी से मूव कर सकें। तो इसलिए इनके अंदर मैक्सिमम जो है हेलमेट का साइज़ हो जाता है वार्म टेम्परेचर में। लेकिन जैसे ही कोल्डर टेम्परेचर होता है तो इनका जो हेलमेट है वो डिसअपेयर हो जाता है, क्योंकि अब उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि बायंसी जो है वो अब मेंटेन हो जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बायंसी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसलिए इनको हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइक्लोमॉर्फोसिस, मतलब जो है फिनोटिपिकल चेंज आना ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेम्परेचर एंड एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर पर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपको पता है हम ह्यूमंस के अंदर भी जो है वो एनिमल जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है हमारे बिहेवियर पर। ठीक है, हम जो है वो मुख्तलिफ तरह से हमारे रवैये हो जाते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है। इन टेम्परेचर टेम्परेट वाटर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द बिहेवियर ऑफ वुड बोरर इज़ प्रोफाउंड। वुड बोरर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली वुड पर फीड कर रहे होते हैं, वुड को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है टेम्परेचर का। ठीक है, कि एक अगर हम टेम्परेचर की बात देखें तो आपको पता है जो भी ऑर्गेनिज्म, अगर डेजर्ट के ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर लें
तो डेजर्ट के अंदर जो भी एनिमल्स रह रहे हैं वो जैसे ही जो दोपहर का टेम्परेचर आपको पता है सहरा का बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो किसी शेडी एरियाज़ में मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है उनका बिहेवियर है वो जो है वो सनलाइट से कहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं, किसी शेडी एरिया में, ताकि वो जो डायरेक्ट सन की हीट है उससे बच सकें। तो ये बिहेवियर है उनका। इसी तरह कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वो डायरेक्टली सनलाइट को गेन करते हैं जब उनका बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। जैसे हमने लिजर्ड्स की बात की थी लास्ट लेक्चर में, हमने कहा था कि उनके अंदर बास्किंग होती है, मतलब वो सनलाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकें, हीट अप कर सकें अपनी बॉडी को, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिमल का बिहेवियर है कि वो मुख्तलिफ तरह की ओरिएंटेशन से हीट को गेन कर रहे हैं या फिर हीट को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ हमारे पास रेप्टाइल्स जिसके अंदर स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि रेटल स्नैक, कॉपर हेड्स और पिट वाइपर्स वगैरह जो होते हैं, वो मुख्तलिफ तरह के मैमल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं उनकी बॉडी हीट से। आपको पता है कि जो हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर, की हमारी बॉडी जो है वो वार्मर होती है, तो वो आसानी से जो है मुख्तलिफ तरह के मैमल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं उनकी बॉडी हीट से। ठीक है, तो ये हमारे पास है टेम्परेचर एंड एनिमल बिहेवियर, कि वो किस तरह से एनिमल जो है वो अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टेम्परेचर के साथ साथ। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस करें, टेम्परेचर एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने स्टडी की होगी, जू जियोग्राफी आप लोग एक जो है ब्रांच पढ़ते हैं बायोलॉजी को, जिसमें आप कहते हैं एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह की जियोग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है एनिमल्स की। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट। ठीक है, कि सीजनल जो चेंज आ रहा होता है उसकी वजह से एनिमल्स जो है वो स्पेसिफिक एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो पोलर बियर है वो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं, इसी तरह जो हमारे पास कैमल है वो सिर्फ डेजर्ट के इलाकों में रह रहे होते हैं। तो इसका मतलब है उनके अंदर जो है वो इस तरह की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर वाटर रिटेन कर सकें कैमल, और वो जो है उनके अंदर जो वो सहरा की गर्मी है उसको बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द कम्प्लीशन ऑफ सेवरल स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म वेरीज। ठीक है, कि टेम्परेचर का जो हमारे जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। लाइफ साइकिल की हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास अगर हम एम्फीबियंस की कंसीडर कर लें तो एम्फीबियंस के अंदर जो टेडपोल है, फिर उसने लार्वा, मतलब लार्वा से टेडपोल है, और फिर मुख्तलिफ एडल्ट उसने बनना है, तो उसके अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वेरी करती है। टेम्परेचर इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़, इसलिए उसकी जो रेस्ट्रिक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है टेम्परेचर के हवाले से, कि जहाँ पर टेम्परेचर उनको नॉर्मल मिलेगा, ऑप्टिमम मिलेगा, वो वहीं पर सर्वाइव करेंगे। नॉट ओनली टेम्परेचर अफेक्ट्स ऑन ब्रीडिंग इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने ब्रीडिंग की पिछले बात की, तो ब्रीडिंग पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है टेम्परेचर, लेकिन उसके साथ साथ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत ज़्यादा असर होता है टेम्परेचर का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसके अलावा टेम्परेचर अफेक्ट्स द सर्वाइवेलिटी, मतलब ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होती है टेम्परेचर के साथ। कि आपको पता है हमारे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारे इंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारी जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है हमारी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारा जो इंजाइम्स है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है तो वो चिल हो जाते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो वो डीनेचरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है सर्वाइवल ख़तरे में पड़ रही है। इसके अलावा फीडिंग पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जैसे हमने ट्राउट्स की अभी बात की थी, हमने कहा था कि ट्राउट्स तब तक फीड नहीं करती जब तक 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उनका नहीं हो जाता इन्वायरमेंट का। अनदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो इसका मतलब है एनिमल्स वहाँ पर ही जो है सर्वाइव करेंगे, वहाँ पर ही रहेंगे जहाँ पर टेम्परेचर उनकी तमाम तरह की एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम अपने ह्यूमंस की ही बात कर लें तो हम जो है अगर हम गर्मी में रहने के लिए आदी हो गए हैं तो हम जैसे ही नॉर्दर्न एरियाज़ में मूव करते हैं तो हमारा जो बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो उसको ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। मतलब हमारी अडॉप्टेशंस के लिए हमें कुछ टाइम लगता है, हमारी वहाँ पर जाकर जो है हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है अडॉप्टेशंस रिक्वायर होती हैं। ठीक है, तो सर्वाइवलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने से। इसी तरह अगर हम जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश जो है वो मैक्सिमम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर लेती है। लेकिन जो जेलीफिश फ्लोरिडा जो है हमारे पास, उसकी जो जेलीफिश होती हैं वो तकरीबन टॉलरेट कर लेती हैं टेम्परेचर को 38.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका मतलब है मुख्तलिफ तरह के जो जियोग्राफिकल रीजन्स में जेलीफिशेस रह रही हैं उनका टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मुख्तलिफ है।
ठीक है, कि फ्लोरिडा वाली जो जेलीफिशेज़ हैं वो 38 तक सर्वाइव कर रही हैं। इसी तरह जो जनरल जेलीफिशेज़ हैं हमारे पास वो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह आर्थ्रोपोड्स की जो रिक्वायरमेंट है, मुख्तलिफ तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको रिक्वायर होता है वार्म टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं वो रिलेटिवली उनको जो रिक्वायर होता है टेम्परेचर, वो वार्मर टेम्परेचर में ज़्यादा आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेम्परेचर एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास टेम्परेचर एंड मॉइस्चर की। ठीक है, कि टेम्परेचर का और मॉइस्चर का क्या असर होता है। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द एटमोसफेयर रिजल्टिंग फ्रॉम द टेम्परेचर वेरिएशन और द अर्थ सरफेस प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इकोलॉजिकल अफेक्ट्स। कि टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे मुख्तलिफ तरह के इकोलॉजिकल अफेक्ट्स हमारे पास होते हैं। उन अफेक्ट्स को अगर हम देखें, इंक्लूडिंग लोकल एंड ट्रेड विंड्स, कि हमारी जो हवाएं चल रही हैं मुख्तलिफ तरह की, जो विंड्स में चेंज आ रहा होता है, हुरिकेन्स वगैरह आ रहे होते हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ तरह के जो हमारे पास तूफ़ान आते हैं, तो वो इसी तरह की टेम्परेचर चेंजेस की वजह से आते हैं। कि इन्वायरमेंट में सीजनल चेंजेस जो आ रही होती हैं टेम्परेचर की, उसकी वजह से ये चेंज आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो है वो आपस में रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं, इकोलॉजिकल अफेक्ट्स उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिस्कस कर लें, ये था हमारे पास टेम्परेचर और अफेक्ट्स। उसके बाद हम अगर अडॉप्टेशंस को डिस्कस करें कि ये सारे अफेक्ट्स उसके अंदर हो रहे हैं, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर ये अफेक्ट्स हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस भी पाई जाएंगी एनिमल्स के अंदर कि वो किस हद तक वो जो है वो टेम्परेचर को बियर कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। तो वो अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहली अडॉप्टेशन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स, सिस्ट एंड सीड्स। कि प्लांट्स की अगर हम बात कर लें तो प्लांट्स के अंदर कुछ जो है ऐसे हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स वो बना लेती हैं, सिस्ट बना लेती हैं, सीड्स बना लेते हैं कि वो जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर को आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं। मतलब उनके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करते जब तक कि नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आ जाता, तो इसका मतलब है वो हीट रेजिस्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अमीबा जो है हमारे पास, आपको पता है कि वो जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर को भी आसानी से वो सर्वाइव कर लेता है। तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। इसी तरह जो राइस सीड्स होते हैं हमारे पास, वो भी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं और उसमें टेम्परेचर और उसमें जर्मिनेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है उसके अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर जो स्टार्च होती है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वो स्टार्च जो है वो लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ऑयल्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और फैटी एसिड्स आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिमिनिश कर देते हैं। ऑयल्स बन गए हैं तो अब फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर जो हमारे पास जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑयल्स वगैरह में, फैटी एसिड में, जिसकी वजह से वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अपनी नॉर्मल पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम कोल्डर रीजन्स के प्लांट्स की बात करें तो वो अपने अंदर फैटी एसिड्स को स्टोर रखते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू। अब अगर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोल्डर रीजन्स में सर्वाइव करना है, वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के टिश्यूज़ हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है, तो वो जो है अपने सेल से कम्प्लीटली जो है वो वाटर को रिमूव कर देते हैं। जब वाटर ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कोई लिक्विड ही नहीं है जो फ्रीज़ हो सके, जिसकी वजह से वो आसानी से कोल्डर टेम्परेचर को आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डोरमेंसी। डोरमेंसी को हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो एनिमल्स जो हैं वो एक इनएक्टिव स्टेट्स में चले जाते हैं। इनएक्टिव स्टेट मतलब अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो स्लो कर लेते हैं, अपने जो टेम्परेचर है उसको वो भी स्लो हो जाता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर, और हार्ट बीट का रेट भी जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब डोरमेंसी को हमने डिस्कस किया था कि डोरमेंसी जो है वो दो तरह की हो सकती है, हाइबरनेशन हो सकती है और एस्टिवेशन भी हो सकती है। दोनों में क्या होगा कि मेटाबॉलिक रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, हार्ट बीट रेट भी लो हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर का चेंज आता है कि टेम्परेचर लो है या फिर हाई है, तो इसको हम कहेंगे हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास थर्मल माइग्रेशन। थर्मल माइग्रेशन के मतलब अगर एनिमल्स को या एनिमल्स को, इसमें सिर्फ हम बात करेंगे एनिमल्स की, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, माइग्रेट नहीं कर सकते, तो इस कैटेगरी में हम सिर्फ बात करेंगे एनिमल्स की कि एनिमल्स को अगर टेम्परेचर जो है वो सूटेबल नहीं मिल रहा किसी इन्वायरमेंट में, किसी रीजन में, तो वो क्या करते हैं, उस एरिया से माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाएंगे और ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पर उनको इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल मिल रहा है। जैसे कि आपको मुख्तलिफ तरह की फिशेज़ का जो आप डिस्कस कर रहे थे वर्टिब्रेट्स में, तो हमने कहा था कि जो हमारे पास लैम्प्रेज वगैरह हैं वो मूव कर जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ ताकि वो वहाँ पर जाकर स्पॉनिंग कर सके। तो इसका मतलब है वहाँ पर उनको जो है जो उसका इन्वायरमेंट है, वहाँ का टेम्परेचर है वो सूटेबल रख रहा है, तभी तो वो सी से मूव करके आ रही हैं फ्रेश वाटर की तरफ।
तो इसका मतलब इसी को हम कह सकते हैं थर्मल माइग्रेशन। और ये जो है परमानेंट भी हो सकती है और टेम्प्रेरी भी हो सकती है, मतलब किसी पर्पज़ के लिए जैसे स्पॉनिंग के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट या फिर एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट है तो एनिमल्स उस एरिया से मूव करके किसी और जगह पर चले जाते हैं। इसी तरह अगर हम जो है शॉर्ट माइग्रेशंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो वो क्या करते हैं, शेडी एरियाज़ में मूव कर जाते हैं। शेडी एरिया में या किसी ऐसी जो है सिचुएशन में बॉटम में मूव कर जाते हैं जहाँ पर उनको जो सन का डायरेक्ट एक्सपोजर है उनके साथ, उनकी बॉडी के साथ, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ताकि उनका जो सन का बर्निंग इफेक्ट है उसको अवॉइड कर सके। तो इसका मतलब है ये भी थर्मल माइग्रेशन है कि उन्होंने हीट को जो है अवॉइड किया है। इसी तरह कुछ डेजर्ट के एनिमल्स हैं जिसमें स्नेक्स हैं, वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब डे के टाइम पर वो जो है वो बाहर निकलना अवॉइड करते हैं, लेकिन जैसे ही जो है टेम्परेचर नॉर्मल होता है डेजर्ट का रात के टाइम, वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने नॉक्टर्नल जो है वो माइग्रेशन की है कि दिन के टाइम वो बाहर नहीं आते, रात के टाइम आते हैं। इसी तरह टॉर्ड्स, एम्फीबियन और टर्टल्स वगैरह जो हैं वो भी मुख्तलिफ तरह की इसी तरह से माइग्रेशन करते हैं वाटर और लैंड के दरमियान, ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नॉर्मल लेवल पर, एवरेज लेवल पर मेनटेन कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास टॉपिक आज का जिसमें हमने जो है टेम्परेचर के अफेक्ट्स को डिस्कस किया और एडॉप्टेशन को डिस्कस किया। दैट वाज अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है कि हमने टेम्परेचर को आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।